काव्य साहित्य प्रथम सहस्त्राब्दी तक कई धर्मशास्त्र लिखे जा चुके थे और इस समय तक आते आते इन धर्मशास्त्रों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। या कह सकते हैं कि इस काल के दौरान जो भी रचनात्मक साहित्य थे वो राजाओं और उनके दरबारों के संरक्षण में फला फूला। संस्कृत में कविता और गद्य बड़े पैमाने पर राजा दरबार, कुलीन, अभिजात वर्ग, अमीर, शहरी जो अमीर लोग होते थे और ऐसे मंडलों से जुड़े साहित्य थे। इन रचनाओं की नागरिकता को कई इतिहासकारों ने रेखांकित किया है। पिछली अवधियों के साहित्य से अलग यह साहित्य लेखक विषय और शैली में शहरी पृष्ठभूमि पर केंद्रित थे। इस ग्रंथों में तक्षशिला, मथुरा, शिशुपालगढ़, महास्थान, नागार्जुनकोंडा, कावेरीपट्टनम आदि नगरों के संदर्भ में विशिष्ट नगरीय जीवन स्पष्ट होते हैं। जो भी प्रथम सहस्त्राब्दी के बाद जो राजाओं के संरक्षण में रचनात्मक काव्य लिखे गए, उनमें हमें जो शहरी शैली होती है, जो शहरी जीवन थी, उसकी पृष्ठभूमि पर केंद्रित लेख लिखे हुए देखने को मिलते हैं। जैसे बाद में चरित्र साहित्य खंड के तहत अश्व घोष की बुद्ध चरित्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने वज्र सूची नामक एक बौद्ध कविता भी लिखी जिसमें ब्राह्मणों और उनकी सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की गई है। इस युग से संबंधित रचनात्मक साहित्य का बड़ा हिस्सा बाद की अवधियों में नाटक कला, कविता और साहित्यिक सिद्धांत पर शोध और अध्ययन का स्रोत बना। कालिदास के प्रभावशाली योगदान के बाद संस्कृत में रचनात्मक साहित्य को शानदार भव्यता मिली। इसमें हम देखें जो भी रचनात्मक साहित्य थी उसका बड़ा हिस्सा जो भी अवधि में नाटक कला, कविता और साहित्य सिद्धांत पर शोध और अध्ययन का जो स्रोत बना, ये रचनात्मक साहित्य से हमें काफ़ी सहायता मिलती है, या यूँ कह सकते हैं ये बहुत बड़ा स्रोत है जिससे हम अवधि के नाटक कला, कविता और साहित्य सिद्धांत पर शोध और अध्ययन कर सकते हैं। भारवी ने किरात अर्जुनीय लिखा। इसमें महाभारत के एक विषय से लिया गया है जिसमें अर्जुन और शिव के साथ संघर्ष को दिखाया गया है। माघ ने कई साहित्यिक कृतियों जैसे शिशुपाल वध और भट्ट काव्य की रचना की। भवभूति ने मालती माधव की रचना की। काव्यात्मक और गद्य आयाथार्थपूर्ण कथाएं अक्सर महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं या परिचित आख्यानों के विषय वस्तुओं पर आधारित होती थीं। जो काव्यात्मक और गद्य आयार्थपूर्ण टॉपिक या कथाएं जो होती थी वह महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं, परिचित आख्यानों के विषय संबंधित वस्तुओं पर आधारित होती थी। जैसा कि थापर कहती हैं, दरबारी शैली में लिखी गई और कई प्रकार के साहित्यिक गुणों से भरपूर होती थी। कथात्मक पहलू कई मामले में भाषाई अलंकरण के अधीन था। सक्षम और प्रतिभाशाली साहित्यिक लोगों जैसा कि थापर दिलचस्प रूप से बताती हैं, जो साहित्य कला में लिप्त और प्रशंसित थे का साहित्य दरबारों में स्वागत किया जाता था, उन्हें संरक्षण मिलता था और उन्हें नियोजित किया जाता था। थापर कहती हैं कि जो साहित्य कला प्रशंसा से लिप्त होते थे, जो शासक होते थे, जो संरक्षणदाता होते थे, उनकी प्रशंसा से युक्त होते थे, उनका दरबारों में स्वागत किया जाता था, उन्हें संरक्षण मिलता था तथा उन्हें नियोजित किया जाता था। परिष्कृत रूप से रचित गीतात्मक काव्य शाही लोगों को बहुत में से अधिकांश नाटक प्रेम प्रसंग युक्त हास्य प्रधान नाटक थे। इनमें से अधिकांश नाटक प्रेम प्रसंग युक्त हास्य प्रधान नाटक थे। दुखद कहानियाँ कम थी, शायद इसलिए कि रंगमंच का उद्देश्य मनोरंजन था। नाटककार शूद्रक जो शाही वंश से थे ने प्रसिद्ध मृक्षकटिका, चिकनी मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखी, जिसका अर्थ होता है मृक्षकटिका, जिसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी की छोटी गाड़ी नामक ग्रंथ लिखा। इसकी मूल कहानी गरीब ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक सुंदर सुसंस्कृत, निपुण और संपन्न वैश्या वसंत सेना के बीच प्रेम के बारे में है। इसे प्राचीन भारतीय नाटक की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है।
यह शहरी तरीकों और जीवन का वर्णन करता है। कवि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक अपने नाटक में मौर्यों द्वारा नंदों के शासन के अंत को वर्णित करते हुए अतीत की राजनीति घटनाक्रम पर प्रकाश डाला है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का उल्लेख करता है। यह मौर्य काल के कई शताब्दियों बाद लिखा गया। इतिहासकार इस ग्रंथ के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के साथ उसके जुड़ाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। थापर हमें बताती है कि जब चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा था तब वह एक युवा व्यक्ति था और माना जाता है कि वह ब्राह्मण कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, पर आश्रित था, जो सिंहासन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने दोनों में चंद्रगुप्त का मार्गदर्शक और संरक्षक बना रहा। यह कहानियों की एक श्रृंखला सुझाया गया है, विशेष रूप से बौद्ध और जैन ग्रंथों से। यहाँ हमने जो पढ़ा है, यहाँ हमें दो काव्यों रचनाओं का उल्लेख मिलता है। एक तो मृक्षकटिका नामक, जिसके रचनाकार शूद्रक थे। वे एक गरीब ब्राह्मण और एक वेश्या के साथ उनके प्रेम संबंध के ऊपर उन्होंने यह काव्य लिखा। इसमें जीवन दर्शन, जो शहरी जीवन दर्शन होता है, उसका वर्णन किया गया है। वहीं दूसरे रचना हमने पढ़ी मुद्रा राक्षस द्वारा लिखे गए विशाखा दत्त की कृत मुद्रा राक्षस की, जिसमें मौर्यों द्वारा नंदों के शासन का अंत करने का वर्णन है तथा चंद्रगुप्त और जो उनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उनके साथ उनके संबंध पर यह रचना प्रकाश डालती है। इसके अलावा विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की भी रचना की, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्ता में आने की कहानी बताती है। दोनों साहित्यिक रचनाओं में हमें शाही दरबार की कार्यप्रणाली, बारीकियों और पेचीदगियों के दिलचस्प तत्व मिलते हैं। पंचतंत्र की कहानी एक युवा राजकुमार को दुनिया के तौर तरीकों से अवगत कराने की दृष्टि से लिखा गया था। जो पंचतंत्र कहानी आज हम पढ़ते हैं, वह असल में इसलिए लिखा गया था कि तत्कालीन जो युवा राजकुमार होते थे, उन्हें दुनिया के जो तौर तरीके हैं उससे अवगत कराया जाए। बाद में उन्हें विभिन्न संस्करणों में विस्तृत किया गया, बाद में उन्हें विभिन्न संस्करणों में लिखा गया या अनुवाद किया गया, जिसके माध्यम से यह पश्चिम भागों में भी, देश के पश्चिम भागों में या बोल सकते हैं पश्चिमी देशों में भी ये कहानियाँ पहुँची। सुबुध का वासवदत्ता अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। बाणभट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी के साथ साथ एक काल्पनिक प्रेम प्रसंग युक्त उपन्यास भी लिखा, जिसका शीर्षक कादम्बरी है। इस उत्कृष्ट कृति के बारे में थापर टिप्पणी करती है कि इसका इतना जटिल कथा है या कहानी है कि पाठक या श्रोता वास्तविक मूल कथा की संरचना को लगभग खो देता है। साहित्यिक स्वरूपों या साहित्यिक रूपों में इस तरह की गहन रचनात्मकता एक विशिष्ट विशेषता है कि ये कविताएं और नाटक बड़े पैमाने पर मानव व्यवहार को दर्शाते हैं और प्रतिबिंबित करते हैं, भले ही वह समाज का एक निश्चित वर्ग या खंड शाही लोग ही क्यों न हो। कुल मिलाकर इनकी पृष्ठभूमि और संदर्भ शाही दरबार, शाही जीवन शैली आदि है। हालांकि हमारे पास एक अपवाद भी है, कथा सरित सागर, कहानियों की धाराओं का महासागर, जो 11वीं शताब्दी में सोमदेव द्वारा लिखी गई। यह दरबारी और लोक विषयों के मिश्रण पर आधारित गद्य कहानियों का एक संकलन है, जिनमें से कुछ सुदूर देशों की यात्राओं पर भाष्य है। यहाँ एक और रचना की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो है सुबुध का वासवदत्ता। अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। इनके जो साहित्य हैं, इसमें महत्वपूर्ण गुण देखने को हमें मिलता है। यह है, बाणभट्ट ने राजा हर्ष की जीवनी के साथ साथ एक काल्पनिक प्रेम प्रसंग युक्त उपन्यास भी लिखा था, जिसका नाम था कादम्बरी। इस साहित्य को अगर हम देखें तो यह साहित्य इतना जटिल है कि श्रोता इसे पढ़ते पढ़ते इसकी जो मूल कथा है उससे अलग हो जाता है।
साहित्य रूपों में इस तरह का जो गहन रचनात्मक कला और विशेषता है, ये कविता और नाटक बड़े पैमाने पर मनुष्यों के, मानव के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। भले ही वह शासक वर्ग से संबंधित हो, पर वह कहीं न कहीं मानव व्यवहार को समर्पित है, उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं या उसका प्रतिबिंब बनकर उभरती है। राजशेखर के कर्पूर मंजरी और कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय जैसे प्रसिद्ध नाटकों में तीखे संवाद के रूप में ये धार्मिक सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्वता दिखाई देती है। बौद्ध और जैन भिक्षुओं व भक्तों पर व्यंग्य किया जाता है और कुछ तांत्रिक शैव संप्रदायों की निंदा और उनका उपहास किया जाता है। इस तरह के शैव कर्मकांडों का तिरस्कार किया गया है। यह शाही दरबार के साथ साथ सामान्य जन के बीच नए उभरते हुए पंथों पर चर्चा करने या कम से कम उन्हें पहचानने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी लिखा गया था और कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय में इसमें विभिन्न धार्मिक सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्वता दिखाई देती है, जिसमें बौद्ध, जैन भिक्षु और जो तांत्रिक शैव संप्रदाय थे उनकी निंदा और उनका उपहास उड़ाया गया है। इससे हमें यह आभास होता है कि कहीं ना कहीं उस समय या तत्कालीन समाज में नए पंथ पर या नए विचार पर चर्चा हो रही थी। इसके अगले भाग में हम काव्यों में कामुकता को पढ़ेंगे। गीतात्मक कविता की एक सहज शाखा कामुक कविता थी, जिसकी जड़ें भर्तृहरि की एक एकल श्रृंखला वाली पहले की कामुक कविताओं में थी। कामुक कविता में धार्मिक विषय भी शामिल था। व्यक्ति और इसके इष्ट के बीच संबंधों को व्यक्त और उजागर करते हुए कामुक रहस्यवाद ने लोगों को आकर्षित किया। जयदेव द्वारा लिखित 12वीं शताब्दी का एक काव्यात्मक ग्रंथ गीत गोविंद में राधा के लिए कृष्ण के प्रेम और उनकी रासलीला का वर्णन है। 12वीं शताब्दी में जो काव्य ग्रंथ गीत गोविंद जो रचना की गई थी जयदेव के द्वारा, उसमें राधा के लिए कृष्ण के प्रेम और उसकी रासलीला का वर्णन है। इसकी गीतात्मक गुणवत्ता अनूठी है। बिल्हन की चौरपंश चासिका राजकुमारी और राजमहल में घुसे एक आदमी के बीच प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। यह विषय और स्वरूप में अनिवार्य रूप से कामुक है। इस समय की कविता में कामुक तत्व और भावनाओं को संबंधित तथा रेखांकित करना, एक साथ ही कला और वस्तुकला में भी व्यक्त करना हमारे औपनिवेशिक शासकों के लिए चौंकाने वाला और घृणित करने वाला था। अतः वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इस महत्वपूर्ण और अभिन्न पहलू को समझने और उसकी सराहना करने में विफल रहे। जो उस समय की जो कविता में कामुकता तत्व और भावनाओं को संबंधित तथा रेखांकित करना, साथ ही साथ कला और वास्तुकला में भी व्यक्त करना, जो हमारे औपनिवेशिक शासक थे यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे, उनके लिए चौंकाने वाला और घृणित करने वाला था, क्योंकि वह इसे समझ नहीं पाए। अतः वे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के इस महत्वपूर्ण और अभिन्न पहलू को समझने में असफल रहे।